जय हिंद, नमस्कार साथियों। चीन, जिसे आप लोग ड्रैगन समझते हैं, दुनिया ड्रैगन समझती है। वो नेपोलियन ने भी कहा था 1814 में कि चाइना इज ए स्लीपिंग ड्रैगन, डोंट वेक हर अप, शी विल शेक द वर्ल्ड। कि वो एक सोई हुई ड्रैगन है, इसे जगाओ मत, ये दुनिया को हिला देगी। और लग गई चीन इस चक्कर में कि मैं दुनिया को हिला दूं। लेकिन आज ये चीन अब ड्रैगन नहीं है, ये सिर्फ एक गिरगिट बन के रह गया है जो रोज अपने रंग बदलता है। इस गिरगिट को बनाने में अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ था। इनके सारे मल्टीनेशनल वहां पहुंच गए थे अपने उद्योग लगाने को, क्योंकि वहां पे कोई, वैसे तो कहता है कम्युनिस्ट कंट्री, लेकिन वहां कोई मजदूर के लिए तो कोई कानून है ही नहीं, जितना मर्जी शोषण करो उनका। और वहां कोई स्ट्राइक नहीं होती, कर सकते लोग, लोगों की आवाज दबी हुई है, कोई आवाज मुंह नहीं खोल सकता अपना। तो ये भी पहुंच गए थे सारे के सारे। और फिर इसने उनको कुछ हिलाना शुरू किया अपनी अर्थव्यवस्था ऊंची करके, तो अब सब भाग रहे हैं वहां से। कोविड दिया उसने दुनिया को, वो तो एक बहुत अच्छी बात यह है। और जब कोविड आया था, जब लोगों ने कहा चीन से आया है, तो मैंने तो तभी कह दिया था कि बहुत जल्द खत्म होगा ये। तो किसी ने पूछा क्यों? अरे मैं कहा भाई चीन में बना, और चीन में बना हुआ माल जो है वो चलता नहीं है। वो देख लिया ना पाकिस्तान में आज, वो बड़े इसने उनको दे दिए थे पाकिस्तानियों को, वो मिसाइल रोकने वाले, वो डिफेंस सिस्टम सारे फेल हो गए ना, और अब सारे उड़ा भी दिए गए। आज बम फट रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, रावलपिंडी में भी, सियालकोट में भी, लाहौर में भी, कराची में भी। अरे कौन सा शहर बचा है वहां पे? ये चीन जो है, ये बनता अपने को बड़ा सियाना है, और ये समझता है कि वो जो उलगारों के बुरके छीन लिए हैं ना इसने, तो बुरका पहन लेगा तो इसकी जो हरकतें हैं सियानेपन की, वो सारी दुनिया से छुपी रहेंगी। लेकिन ईमानदारी की बात है कि इसका हाल आज वो हो गया है, वो जो आपने कहानी सुनी होगी ना, एक कि वो कपड़ा बुन दिया था किसी ने, और ये कह दिया था कि भाई ये कपड़ा बेवकूफ को दिखाई नहीं देता, तो राजा को पहना दिया। सारे दरबारी, राजा नंगा था, सारे दरबारी कहे साहब क्या कपड़ा है, राजा कहे क्या कपड़ा है, जलूस चल दिया। पूरा शहर कहे साहब कितने बढ़िया कपड़ा पहन रखा है, क्योंकि कोई अपने को बेवकूफ मानने को तैयार नहीं। और ये अपनी ही जद्दोजहद में फंसता जाता है। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा महाजन है। इसने सब महाजनों को फेल कर दिया। वो जो आप पिक्चरों में कई बार देखते हैं ना कि वो महाजन सूद लेता था, ये लेता था, ये तो जमीनें खोस रहा है दुनिया की, फंसा के उनको अपने जाल में। पहले उधार देता है और फिर उनसे जमीनें खोसता है, या अपने इशारों पे नचाता है, जो हाल इसने पाकिस्तान का कर दिया है। आज पाकिस्तान को करीबन 26 बिलियन डॉलर, यानी 26 अरब डॉलर ऋण देना है चीन को। तो नाचेगा उनके इशारों। अब ये क्या करता है, आप हैरान होंगे और ये पूछेंगे सवाल कि भाई क्या ये पाकिस्तान में जो बनाने की फैक्ट्री है, जो बात को जन्म देता है, जिहादी पैदा करता है, वो इस्लाम के गाजी पैदा करता है, उसको ये चीन क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि अपने यहां तो जो इसके यहां उलगार मुसलमान है, उनको ना तो ये नमाज पढ़ने देता है, ना दाढ़ी रखने देता है, ना मस्जिद जाने देता है। उनकी मस्जिद में वो डांसिंग क्लब और बार बनवा देता है, ना उन्हें वो पजामा पहनने देता है वो 2 इंच ऊपर वाला टखने से। तो फिर ये पाकिस्तान जैसे जिहादियों के साथ क्यों मिल जाता है? चीन अच्छी तरह समझता है
कि दुनिया को खतरा है इन गाजियों से जो सबको काफिर समझते हैं, और चीनी भी इनके लिए काफिर है। इसीलिए उलगारों को कि मेरे यहां जो है ये आतंकी ना आ पाए, मेरे यहां ये गाजी ना आ पाए, इसीलिए उलगारों को ये ठोकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये और जगहों पर दुनिया भर में सारे इस्लामिक आतंकियों का समर्थन ही नहीं करता, उनको हर तरीके की मदद देता है। शस्त्र देने हो, पैसे देने हो, चाहे वो हूती हो, चाहे वो हमास वाले हो, चाहे हजीबुल्लाह वाले हो, और चाहे ये जैश वाले हो, तो क्यों देता है? और वो क्यों सहते हैं? अगर वो असली इस्लामिक है तो चीन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? आपने किसी मुल्ला को कहीं पे भी, किसी देश में भी, भारत के अंदर भी, जो ये इस्लाम खतरे में है का नारा लगाते हैं, माइनॉरिटी खतरे में है का नारा लगाते हैं, उनको चीन के खिलाफ बोलते नहीं देखा होगा कि चीन में मुसलमानों का क्या हाल कर रखा है चीन ने। और पाकिस्तान तो बोल ही नहीं सकता, तो लगा है गधे बेचने में अपने चीन। और चीन ये इसलिए करता है कि दूसरे देशों को कमजोर करना। एक बात समझ लीजिए कि भारत के खिलाफ सबसे पहले पाकिस्तान ने नहीं, चीन ने शुरू किया था। 1962 के बाद आप देखेंगे कि 60 के दशक के अंतिम वर्षों में 67, 68, 69, इसने भारत में नक्सलवाद को जन्म दिया था, उनको शस्त्र दिए थे, वो माओइस्ट विचारधारा उनमें डाली थी। और यही काम इसने हमारे पूर्व के जो राज्य हैं, चाहे वो नागालैंड रहा हो, चाहे मणिपुर रहा हो, चाहे मिजोरम रहा हो, आसाम, वहां सब जगहों पे इसने भारत के खिलाफ संगठनों का जन्म करवाया था। पाकिस्तान तो बाद में आया, पाकिस्तान तो 89 के बाद में आया। इसी ने इसकी पाकिस्तान की जो साठगांठ है वो सलाह दी होगी उसको। लेकिन इस समय ये थोड़ा फंस गया है। एक तरफ तो इसने अरबों डॉलर खर्च कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, अपना वो व्यापार वाला, क्या वो सीपीसी क्या बोलता है उसको, ये गलियारा बनाने के लिए। लेकिन वहां बलोचों ने इसकी ऐसी तैसी कर दी। पाकिस्तानियों को ही नहीं ठोका, इनको भी ठोकना शुरू कर दिया। बीच में एक खबर आई थी कि वो चीनी फौजें भी पाकिस्तान में चली जाएंगी अपने लोगों को बचाने के लिए, और पाकिस्तान तो बुला लेगा क्योंकि उनके नेता और जनरलों ने तो गिरवी रख दिया हुआ है पाकिस्तान को, उनको उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान से बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अफगानिस्तान भी इसके लिए एक व्यापार का केंद्र है, बहुत बड़ा बाजार है इसके लिए। भारत से भी ये व्यापार करना चाहता है, और तालिबान पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर रहा है। आप देख ही रहे हैं रोज क्या हो रहा है। वो बलोच भी ठोक रहे हैं, सिंधी भी ठोक रहे हैं, पख्तून भी ठोक रहे हैं, तालिबान भी ठोक रहा है पाकिस्तान को। तो ये क्या करे? तो दुनिया का बेवकूफ बनाने के लिए ये रोज बदल बदल के, गिरगिट जो मैंने कहा, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है और उल्टे सीधे बयान रोज जारी कर देता है। भारत ने जो बदला लेना शुरू किया पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर करके, तो पहले तो ये उस पर चुप बैठा, फिर कहता है हम का समर्थन नहीं करते, और अब इसका राजदूत जाके कहता है पाकिस्तान के वो जरदारी क्या है उनका जो कठपुतला प्रेसिडेंट बना हुआ है, कि चीन तुम्हारे साथ है। अरे हो जा भाई साथ, भारत बहुत चौकन्ना है। इसीलिए भारतीय सेना ने कल सिक्किम में एक्सरसाइज शुरू कर दी, तुझे दिखाने को। ये समझता था
कि राफेल तो शो पीस खरीदे हैं भारतीयों ने। वो देख लिया ना राफेल का कमाल पाकिस्तान में जो किया है। और ये अच्छी तरह जानता है कि इसने भारत को छेड़ा तो ये राफेल इसको नहीं छोड़ेंगे। वो जो तिब्बत कब्जा रखा है ना इसने, मैं तो उसको चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत बोलता हूं, मैं चीन नहीं बोलता। हमारी बाउंड्री तो तिब्बत से थी भाई, ये तो तिब्बत के ऊपर चीन ने कब्जा कर लिया, तो मैं तो उसको चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत बोलता हूं। वहां तक नहीं छोड़ेंगे। और हम पे भी अब मिसाइल है भाई। तो इसलिए ये, जहां तक मेरा मानना है, ये रोज यू ही ऐसे ऐसे इधर उधर करता रहेगा। क्योंकि एक बात याद रखिए, सन 65 में भी इसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी पाकिस्तान की तरफ से लड़ने की, 71 में भी नहीं पड़ी थी, कारगिल के समय में भी नहीं पड़ी थी, और वो हिम्मत इसमें आज भी नहीं। वो अच्छी तरह जानता है कि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। और वो तो 62 में भी अगर नेहरू ने गलतियां ना की होती तो इतनी जमीन नहीं हथिया पाता। या आप याद करिए, नेहरू ने उस समय हमारी एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, हवाई सेना का। गुवाहाटी में, तेजपुर में, बागडोगरा में सब जगह हमारी हवाई सेना मौजूद थी, लेकिन नेहरू ने घुटने टेक दिए थे। और यही नहीं, नीचे से हमारे रिजर्व सेना जो थी उसको नहीं लाया गया ऊपर इनसे लड़ने के लिए। ये क्यों भाग गया था चीन 62 के अंदर भी? एक बात याद रखिए, ये खुद ही युद्ध विराम करके भाग गया था, पीछे हट गया था। क्यों? गलवान ने साबित कर दिया कि वो क्यों भागा था। चीनी सेना हमारी सेना के आगे सर्दी के मौसम में नहीं लड़ सकती। और यही हुआ, इसने 62 में जब युद्ध शुरू किया और जब बर्फ का मौसम आया तो ये भाग गया, क्योंकि इसको डर था कि अगर भारत की रिजर्व सेना आ गई और उस पर आक्रमण किया तो ये नहीं टिक पाएंगे। लेकिन नेहरू के दिमाग में ये चीज नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके तो कोई वो कॉल था, ब्रिगेडियर कॉल, और वो मेनन बैठा हुआ था इसका एजेंट, चीन का मिनिस्टर बनकर, डिफेंस मिनिस्टर उस समय। ये मेनन तो कम्युनिस्ट टिकट से बाद में चुनाव भी लड़ा। और याद रहे, 62 के सीपीएम वालों ने चीन को आक्रांता मानने से मना कर दिया था। इन्होंने अपने एमपी तक को पार्टी से बाहर निकाल दिया था, पटवर्धन को, जिसने कहा था मैं भारतीय सैनिकों को खून दूंगा। और आज भी ये कम्युनिस्ट कहते अपने आप को कम्युनिस्ट है, और इनका गॉडफादर, इनका मां बाप चीन है। जो मैंने बताया किस दृष्टि से वो कम्युनिस्ट है, सबसे बड़ा महाजन है, पड़ोसियों की सबसे ज्यादा जमीनें उसने हथियार रखी। अरे वियतनाम को नहीं छोड़ा था उसने, वियतनाम में तो कम्युनिस्ट सरकार थी। अमेरिका के वियतनाम से बाहर निकलते ही वियतनाम से युद्ध करके उसकी जमीन खोस ली थी इसने। कोई इसके अधिकार नहीं है जनता को, कोई अपनी जबान नहीं खोल सकता, कोई कुछ नहीं खोल सकता। और अब तो अमेरिकी मजा ले रहे हैं। वो बड़ा अमेरिकियों ने बुलाया था विद्यार्थियों को, उनके बड़ी खुश थी उनके विश्वविद्यालय, चीनी विद्यार्थी हमारे यहाँ आ रहे हैं। उन बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की इजाजत के बिना एक भी व्यक्ति चीन छोड़ नहीं सकता बाहर पढ़ने के लिए। और वही उन्होंने किया वहां पे कब्जा। वो चीनियों ने जमीन भी खरीद ली, वो अपने बड़े बड़े वो बना लिए मकान वहां पे, और किसी और को घुसने नहीं देते, उसमें 4 दीवारियां बना ली। अब अमेरिका परेशान कि ये क्या हो गया। अब कहते हैं हम चीनी स्टूडेंट नहीं लेंगे इनके विश्वविद्यालय। अब भारत को लेके चीन की एक ही आस है सिर्फ, और इसीलिए मैं एक चुनौती फेंक रहा हूं आज राहुल गांधी के सामने। बड़ा अच्छा काम किया विपक्ष के नेता के तौर पे राहुल गांधी तुमने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया, पूरा भारतीय सेना की तारीफ की तुमने। अब मुझे एक बात का जवाब दो राहुल गांधी, कि चीन ने कह दिया है वो पाकिस्तान का साथ देगा, युद्ध शुरू हो चुका है, युद्ध चल रहा है, तो क्या तुम चीन के साथ अपनी संधि तोड़ोगे? अगर वाकई में तुम देशभक्त हो तो कम से कम ये तो बता दो इस देश को कि उस संधि में है क्या।
ऐसा गुप्त क्या रखा हुआ है तुमने उस संधि में जो बता नहीं सकते? और देश को तो छोड़ो, अरे तुम्हारा वो खड़गे जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट, वो तुम्हारे जितने ऑफिस बियरर हैं, वो जितने तुम्हारे प्रवक्ता हैं, वो जितने तुम्हारे कैडर हैं, वो जितने तुम्हारे मुख्यमंत्री मंत्री हैं राज्यों में, उनमें से एक से भी तुम साझा कर सकते हो कि तुम्हारी इस संधि में चीन के साथ क्या है? पहले तो मना करते रहे थे कि नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले, जब गलवान चल रहा था, फिर मानना पड़ा कि हाँ चीन के राजदूत से जाके मिले दिल्ली के यहां पे। तो आज तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम्हें अपना राष्ट्रवाद साबित करने की चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो टंके की चोट पे बाहर आके कहो राहुल गांधी कि चीन जो आज पाकिस्तान का साथ दे रहा है, हम अपनी चीन से संधि तोड़ते हैं। है हिम्मत तुम में? तुमने तो कैम्ब्रिज में जाके ये घोषणा की थी कि चीन अपने पड़ोसियों का बड़ा ख्याल रखता है। हाँ, रख रहा है ना पाकिस्तान का ख्याल। कहो कि मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने ये कहा था कि चीन अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है। यही तुम्हारा राहुल गांधी टर्की के साथ हाल। जिस दिन टर्की ने यूएन में 2019 में भारत का विरोध किया था कश्मीर के ऊपर और पाकिस्तान का साथ दिया था, उसके कुछ दिन बाद ही तुमने टर्की में अपना ऑफिस खोल दिया था, ओवरसीज कांग्रेस ऑफिस, और किसी यूसुफ खान को तुमने उसका करता धरता बना दिया था और ये कहा था कि टर्की और भारत के सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, शैक्षिक संबंध, वो स्वास्थ्य के संबंध, इनको हम चमकाएंगे, हमारा ये दफ्तर चमकाएगा। तो पिछले 6 साल में, समझो 5.5 साल में इतने चमका दिए तुमने, पता नहीं कौन सी पॉलिश से चमकाए जा रहे थे वो, कि टर्की खुलेआम पाकिस्तान का साथ दे के अपना युद्धपोत भेज रहा है वहां पे, उसको ड्रोन दे रहा है, उसको मिसाइल दे रहा है। करो अपना राष्ट्रवाद साबित और बोलो कि हम टर्की से अपना ओवरसीज कांग्रेस का ऑफिस हटाते हैं, जो तुम्हारे चचा सैम पिट्रोदा की सलाह में तुमने खोला था, और या फिर सैम पिट्रोदा के हाथ में खोलोगे। खैर, ये तो इन घर के लोगों की बात है, लेकिन साथियों कभी भी इस बात से नहीं घबराना कि इस युद्ध में चीन कुछ कर लेगा हमारे साथ। चीन की गर्दन फंसी हुई है। दिक्कत हम लोगों को जरूर होगी, भारतीयों को, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आज भारत के पास 5 साल तक अपनी जनता को खिलाने के लिए स्टॉक है खाने पीने का। हमारी सेना के पास डीजल भी है, पेट्रोल भी है, और जनता के लिए भी है। पाकिस्तान की तरह नहीं है जिनमें टैंक में तक में डालने को डीजल नहीं है। एक बात याद रखना, हम उस महाराणा प्रताप के वंशज हैं जो प्याज और सूखी रोटी खा के भी अपने अस्तित्व और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ सकते हैं, और लड़े थे। तो कोई भी घबराना नहीं कि चीन आ जाएगा और क्या हो जाएगा। अरे घबराने का काम तो इनको ऊपर छोड़ दो, पाकिस्तानियों के ऊपर। 22 अप्रैल से सो नहीं पाए रातों को। आम जनता तो छोड़ो, इनका राष्ट्रपति तक नहीं सो पाता। उसे संसद बुलानी थी तो रात को 12 बजे उठ के आदेश निकालता है 2 दिन बाद संसद बुलाने के लिए। तो इनका एक मंत्री वो रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो इनकी नींद हराम होने दो। अपने में विश्वास रखो, अपने नेतृत्व में विश्वास रखो जिसने सेना को खुला हाथ दिया है, और हमारे सैनिक में विश्वास रखो जो 24 घंटे हमारी रक्षा के लिए अपने सगे संबंधियों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, आज देश के बॉर्डर पे हमारी रक्षा ही नहीं कर रहा है, बल्कि इनको इनके घर में घुस के मार रहा है। जय हिंद।